हेलो दोस्तों। सो आज के सेशन में हम लोग जो है सिंक्रोनाइज़ेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावा के अंदर जो है सिंक्रोनाइज़ेशन क्या है, कैसे काम करता है और हमें उसकी जो है ज़रूरत क्या है, ठीक है? या सिंक्रोनाइज़ेशन से हमें जो है हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ओके? सो सिंक्रोनाइज़ेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है मैं आपको जो सिंक्रोनाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से समझाना चाहता हूँ। और अगर आप जो है इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए, ठीक है? जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो एक रियल वर्ल्ड की एक स्टोरी टाइप से प्रॉब्लम है। अगर आप इसको समझ लीजिए, तो मैं आपको बहुत ईज़िली जावा के अंदर जो सिंक्रोनाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है? सो आइए चलिए, हम जो है इस स्टोरी को समझते हैं। ओके? सो सिंक्रोनाइज़ेशन को समझने के लिए चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। से सपोज़ हम मेरे पास जो है एक कॉलेज है, स्कूल है या एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम डिफरेंट आईटी टेक्नोलॉजीज़ की जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? सो मतलब उस इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग जो है जावा भी पढ़ाते हैं, सी भी पढ़ाते हैं, सी प्लस प्लस भी पढ़ाते हैं, डॉट नेट भी पढ़ाते हैं, राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर, इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही क्लासरूम है, ओके? इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही क्लासरूम है, जो कि ये है, जो आपको अभी बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है ये, ओके? ये हमारा क्लासरूम है। ओके? ये क्लासरूम है हमारी। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर किसी का एक शेड्यूल है और मतलब स्टूडेंट्स आते हैं और जो है जब जावा की क्लास चल रही है तो जावा के स्टूडेंट्स आते हैं, डॉट नेट की क्लास चल रही है तो डॉट नेट के स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है काम करता है। बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा शेड्यूल मिसमैच हो जाता है या कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब 2 या डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, राइट? मतलब एक टाइम पे क्या हुआ कि जावा और डॉट नेट के दोनों बच्चे आ गए। दोनों स्टूडेंट्स आ गए। डॉट नेट के भी स्टूडेंट्स आ गए और हमारे जो है जावा के स्टूडेंट्स भी आ गए, राइट? अब आप सोचिए ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर जो है डॉट नेट की भी क्लास हो रही है और जो है जावा की भी क्लास हो रही है साथ में, राइट? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे भी हुए हैं, तो किसी को जो है अ, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? ये हमारे स्टूडेंट ऐसे सपोज़। अब एक क्लास के अंदर, एक ही रूम के अंदर जो है 2 क्लासेस तो एक साथ नहीं हो सकती हैं, राइट? सो इस प्रॉब्लम को मैं आपको जो है थोड़ा-सा जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपको वो समझ में आ गया, तो मैं आपको जो है जावा का सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। सो नाउ से सपोज़ ये हमारा क्लासरूम है और हमारे 2 ट्रेनर हैं। एक का नाम है T1 और दूसरा हमारा T2। T1 is say suppose for Java and T2 is for .NET। ओके? अभी जो है दोनों ट्रेनर एक साथ जा करके यहाँ पे क्लास नहीं ले सकते हैं, राइट? ये तो प्रॉब्लम है। और अगर दोनों एक साथ चले गए क्लास लेने के लिए, तब भी एक प्रॉब्लम है। सो पहला आप ये समझ लीजिए कि ये जो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि 2 ट्रेनर्स हैं, राइट? और ट्रेनर यहाँ पे थर्ड है, ठीक है?
मतलब मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू एक्सेस सेम रिसोर्स। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी रहती है। हो सकता है प्रॉब्लम ना है, बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, राइट। सो क्योंकि इस केस में भी क्या हो सकता है कि जावा का ट्रेनर और क्यूए का डॉटनेट का ट्रेनर एक साथ आ गए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब अगर दोनों जावा और डॉटनेट के बच्चे इस रूम में बैठेंगे और दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा बहुत बार होता था, बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, फिर यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे इन लोग के आपस में कि भाई हम पहले पढ़ाएंगे, वो बोलते थे हम पहले पढ़ाएंगे, और इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वहाँ का मैनेजमेंट था, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। और सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने कहा कि हम ये रूम के आगे, फ्रंट ऑफ दिस रूम, हम एक लॉक रखेंगे, ठीक है। लॉक रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मल्टीपल ट्रेनर्स सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे अलग अलग क्लास होती, ठीक है, अलग अलग क्लासरूम्स होती, और तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हर एक ट्रेनर के पास अपना एक क्लासरूम होता, वहां पे जाता और क्लास ले सकता था, तो कोई इशू नहीं आता। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस क्लास के बाहर एक की रख दी, ठीक है, एक लॉक रख दिया, लॉक और की रख दी। उन्होंने कहा कि जो भी पहले यहाँ पर आएगा, राइट, जो भी ये रूम पे पहले आएगा, वो इस लॉक से, ठीक है, और इस की से रूम को लॉक कर देगा और अंदर चले जाए और अपना क्लास स्टार्ट कर दे, राइट। और बाकी जितने भी लोग हैं जो उसके बाद आएंगे, वो वेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, वो लोग जो है वेटिंग पे जाएंगे। अब चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। से सपोज एक दिन क्या हुआ कि T1 जो ट्रेनर था, ठीक है, जो जावा का ट्रेनर है, वो आया। उसने देखा कि वो सबसे पहले आया बेसिकली, और उन्होंने देखा कि आपका जो है लॉक और की सामने पड़ी हुई है। क्यों लॉक और की पड़ी हुई है? क्योंकि जो है ये रिसोर्स अभी अवेलेबल है, ठीक है, इसको कोई यूज नहीं कर रहा था। सो T1 ने क्या किया, यहाँ से लॉक उठाया और की उठाई, और T1 रूम के अंदर चला गया और उसने इस डोर को बंद कर दिया, ओके, और की को यहाँ से हटा दिया और की को जो है अपने साथ रख लिया उसने, क्योंकि उसने यहाँ पे लॉक लगा दिया, ओके। अब ये जो T1 जावा ट्रेनर है, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को जो है जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ा रहे हैं। इन द मीन टाइम जो है हमारे जो डॉटनेट के ट्रेनर थे T2, वो आए। बट जब T2 यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या देखा, ट्रेनर जो सेकंड ट्रेनर थे, डॉटनेट के ट्रेनर थे, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि लॉक अवेलेबल नहीं है। लॉक अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो है लॉक जो है T1 ने एक्वायर कर लिया है, T1 ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जावा की क्लास चल रही, तो T1 ने क्या किया, रूम पे लॉक लगा करके चाबी अपने पास रख ली। अब T2 को लॉक नहीं मिला, राइट। अब T2 क्या करे? अब क्योंकि जो है, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब T1 जो है आराम से अपना जो है क्लास, T1 जो है ट्रेनर है जावा का, क्लास यहाँ पे अब आराम से चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 जो ट्रेनर है वो क्या करेंगे इस सिनेरियो में? तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक वेटिंग रूम भी बनाया हुआ है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के लिए है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रेनर आता है और उसको जो है की नहीं मिलती है क्लास के बाहर, ठीक है, क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो है शायद कोई और ट्रेनर जो है क्लास के अंदर है, इसलिए उसको की नहीं मिली या लॉक नहीं मिला, ओके। वो क्या करेगा, वो इस क्लास के लिए, इस क्लासरूम के लिए जो वेटिंग रूम है वहां पे जाके बैठ जाए। सो
हमारा जो T2 ट्रेनर थे, .NET के जो ट्रेनर थे, वो कहाँ चले जाएंगे? वो आपका वेटिंग रूम में चले जाएंगे। कौन से वेटिंग रूम में चले जाएंगे? इस क्लास के वेटिंग रूम में चले जाएंगे। ठीक है, अब वो यहाँ पे वेट करेंगे। अब T2 जो है यहाँ पे तब तक वेट करते रहेंगे जब तक कि हमारा T1 अपना क्लास खत्म ना कर ले, अपना लेक्चर खत्म ना कर ले। जावा की क्लास खत्म ना हो जाए, जावा का लेक्चर खत्म ना हो जाए, तब तक T2 यहाँ पे वेट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है T2 को जो है लॉक चाहिए अंदर जाने के लिए, और लॉक अवेलेबल नहीं है। ओके, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो वेटिंग रूम है वो इस क्लासरूम का है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं आपको कि जो मैनेजमेंट का जो डिज़ाइन है वहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने हर एक क्लासरूम के लिए एक वेटिंग रूम बनाया है, हर एक क्लासरूम के लिए एक सेपरेट वेटिंग रूम बनाया है। ओके, नाउ वापस से यहाँ पे आते हैं। T1 जो है अपना जो है क्लास जो है लेक्चर ले रहे हैं, और जो है 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जब उनका लेक्चर खत्म हो गया, तो वो यहाँ से बाहर आते हैं इस डोर को ओपन करके और वापस से की को और लॉक को क्लास के बाहर रख देते हैं। ठीक है, और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे लॉक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे कुछ एक ऐसा वो डिटेक्टर रखा हुआ है कि जैसे ही इस क्लास के बाहर स्टैंड के ऊपर लॉक को रखा जाएगा, ठीक है, और की को रखा जाएगा, वो एक सिग्नल भेज देगा यहाँ पे वेटिंग रूम में। तो वेटिंग रूम के अंदर जितने भी थ्रेड्स, जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस लॉक को, उनमें से कोई एक इस लॉक को लेगा और वापस अंदर जाएगा। और ये ट्रेनर भी यही करेंगे कि अंदर जाएंगे, रूम को बंद करेंगे और की को अपने पास रख लेंगे। राइट, अब कोई दूसरा से सपोज एक T3 ट्रेनर है, T3 ट्रेनर आएगा तो उसको वापस से लॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो T2 के पास है। तो T3 कहाँ चला जाएगा? वेटिंग रूम में चला जाएगा। ठीक है, कौन से वेटिंग रूम में जाएगा? इस क्लास का जो डेडिकेटेड वेटिंग रूम है। ओके, सो ये सिनेरियो एक है। राइट, दूसरा सिनेरियो क्या है? से सपोज आपका T1 जो है यहाँ पे क्लास ले रहा है और QA के ट्रेनर, .NET के ट्रेनर यहाँ पे आते हैं, उन्होंने देखा लॉक अवेलेबल नहीं है, तो T2 कहाँ चले गए? वेटिंग रूम में। T3 भी आते हैं यहाँ पे, उन्होंने देखा अरे यार लॉक नहीं है, तो वो T3 कहाँ जाएगा? T3 भी इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है या इस क्लासरूम का जो वेटिंग रूम है वहाँ चले जाएंगे। अब T1 की क्लास खत्म हुई, T1 की क्लास जैसे ही खत्म हुई, क्या होगा? वो बाहर आ जाएंगे और लॉक को यहाँ पे स्टैंड के ऊपर रख देंगे। जैसे T1 जो है यहाँ पे, या जो ट्रेनर है वो लॉक को जो है स्टैंड पे रखेगा, वो एक सिग्नल, स्टैंड आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड है, वो एक सिग्नल सेंड कर देगा आपका वेटिंग रूम में कि भाई जो लोग भी वेटिंग में हैं इस क्लासरूम के लिए वो आ जाएं, लॉक अवेलेबल है। तो T2 और T3 दोनों ही यहाँ पर आएंगे। अब ये जो लॉक है ये दोनों को तो नहीं मिल सकता है, एक को ही मिलेगा। अब रैंडमली कोई भी एक यहाँ पे उठा लेगा इस लॉक को और वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, और अपना जो है लेक्चर स्टार्ट कर देगा। बट से सपोज T2 को अगर लॉक मिला और वो अंदर चले गए रूम के और उन्होंने रूम को लॉक कर लिया और अपने पास की रख ली, तो T3 जो है वापस से कहाँ चले जाएंगे? वेटिंग रूम में। अभी यहाँ पे आपके लिए वेट करते रहेंगे। राइट, सब इसके बाद जब T2 का काम खत्म होगा, अपना लेक्चर उनका खत्म हो जाएगा, तो वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद जो है क्या होगा? अगेन उस लॉक को जो स्टैंड पे रखेंगे, स्टैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करेगा यहाँ पर आपका वेटिंग रूम के अंदर। वेटिंग रूम के अंदर जो है T3 अवेलेबल था, T3 जो है आएगा, उसको लॉक मिलेगा, वो लॉक लेकर के अंदर चला जाएगा और पढ़ा देगा। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, हमने जो है एक रूल बना दिया कि भाई क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स है, हमारे पास एक ही क्लासरूम है अभी, और ये शेयर्ड रिसोर्स है, तो सब लोग एक एक करके यूज करें। ये नहीं कि एक साथ जो सब
रूम के अंदर घुस जाएं और सब जो है एक ही रूम के अंदर जो है एक ट्रेनर जावा पढ़ा रहा है, एक ट्रेनर जो है डॉटनेट पढ़ा रहा है और एक ट्रेनर जो है सी पढ़ा रहा है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब इट विल बी मैस। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया और ये लॉक और की का कॉन्सेप्ट लगाया, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो इसको समझ लीजिए। ओके, अब हमने एक यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया, ठीक है। अब इसको मैं आपको जावा में ट्रांसलेट करता हूँ, राइट। और ध्यान से समझ लीजिए, आपको मैं सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ 20 मिनट्स में खत्म कर दूंगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एग्जांपल मैं इस तरीके से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है और मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पहले उनको ये एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको जावा में समझिए, इसी चीज को हम जावा में कन्वर्ट करते हैं। सो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल थ्रेड्स एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब मल्टीपल थ्रेड्स जब एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जावा के अंदर जो आपके थ्रेड्स हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है, और हमने लास्ट क्लास के अंदर ही देखा था कि कब कौन सा थ्रेड रन होगा, इस चीज को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, राइट। सो कभी भी कोई भी आके रन कर रहा है, सो पूरा एकदम मैस हो जाएगा क्योंकि पता नहीं है कि वो जो शेयर्ड रिसोर्स है उसको कब कौन आकर के मॉडिफाई कर रहा है, राइट। एक ने जो है उसको हाफ द वे मॉडिफाई किया कि थ्रेड शेड्यूलर ने उसको हटा दिया, उसने दूसरे थ्रेड को भेज दिया। अब दूसरे थ्रेड को भेजा तो उसने एकदम स्टार्टिंग से मॉडिफाई करना इसको स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो जहां पर हमारे पास सिनेरियो होगा कि हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्स है, सो यहाँ पर ये जो शेयर्ड रिसोर्स है, ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा वो आपका क्लासरूम है, ठीक है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट है। और ये T1 और T2 जो आपके ट्रेनर्स हैं ये बेसिकली आपके थ्रेड्स हैं। सो मल्टीपल थ्रेड्स सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट या बिहेवियर प्रोग्राम पर ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं एक सिंक्रोनाइज तरीके से एक बेल पैटर्न से जो है हमारे थ्रेड्स इस रिसोर्स को मॉडिफाई करें, ठीक है। सो आपका ये जो क्लासरूम है ये आपका एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके ये T1, T2 एंड T3 ट्रेनर्स हैं, ये बेसिकली आपके थ्रेड्स हैं जो इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ओके। अब आपको पता है कि जावा की हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड जरूर करती है, ठीक है। अब क्योंकि हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट के पास, राइट, हर एक ऑब्जेक्ट के पास, ओके, एक लॉक होता है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है, गॉट इट। आप जो है अपनी क्लास के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं, ओके, जिससे क्या होगा कि जब भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब भी कोई थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी मेथड को कॉल करे, तो उस मेथड को कॉल करने से पहले थ्रेड को उस ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका वो लॉकिंग का कॉन्सेप्ट है। हर एक, अगर आपने जो है कुछ मैकेनिज्म, एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइज, वो अगर लिख दिया आपने मेथड के आगे, ठीक है, तो आपका जो थ्रेड है जो उस मेथड को कॉल कर रहा है, अब मेथड को कॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेगा, तो उस थ्रेड को जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उस मेथड को कॉल कर रहा है
उस ऑब्जेक्ट का लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना लॉक होता है। ठीक है, जैसे इस क्लास के पास, क्लास के सामने एक लॉक रखा हुआ है। अगला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना-अपना एक वेटिंग रूम होता है। ठीक है? जैसे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम का वेटिंग रूम ये है। ठीक है? सिमिलरली उनके पास जो है एक छोटी-सी क्लास है। ठीक है? इस क्लास का वेटिंग रूम अलग है। ओके, इस क्लास का वेटिंग रूम ये वाला है। ये है। इस क्लास का वेटिंग रूम ये है। कहने का क्या मतलब है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अलग-अलग वेटिंग रूम है। कोई भी थ्रेड जब उस सिंक्रोनाइज़ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको उसका लॉक लेना पड़ेगा और लॉक लेकर के मेथड को कॉल करना पड़ेगा। आपका T1 थ्रेड मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है सिंक्रोनाइज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिंक्रोनाइज़ मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है ऑब्जेक्ट का लॉक लेकर के। अब अगर कोई दूसरा थ्रेड उस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है? तो उसको लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का तो एक ही लॉक होगा। तो वो जो बाकी थ्रेड्स हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? आपके वेटिंग रूम के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था। वेटिंग रूम के अंदर चले गए। अब जब थ्रेड अपना, जिसके पास लॉक है, वो अपनी उस पूरे मेथड को, सिंक्रोनाइज मेथड को रन करके कंप्लीट हो जाएगा, तब वो बाहर आएगा और लॉक को रिलीज कर देगा, यानी लॉक को रूम के बाहर रख देगा। जैसे ही रूम के बाहर रखेगा, एक सिग्नल जाएगा उसके वेटिंग रूम में, उस थ्रेड के वेटिंग रूम में, राइट? सो यहां से जब T1 बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा, T1 जब यहां से बाहर आएगा, जो सिग्नल है कि लॉक इज अवेलेबल, वो यहां पर जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा। सो अगर यहां पे जो है कोई दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है, से सपोज T4, तो सिग्नल जो है इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, T2 T3 के पास, इसके पास नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जब लॉक रिलीज हुआ, तो सिग्नल इसके वेटिंग रूम में गया, इसके वेटिंग रूम में नहीं गया, चाहे ये दोनों जो है एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इस तरीके से चलता है। ओके, और जब कोई भी थ्रेड अपना काम खत्म करके बाहर निकलेगा, तो वो इस तरीके से जाएगा, और जो मैंने भी आपको बताया। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि से सपोज T1 में यहाँ पे आया, लॉक अवेलेबल था, उसने लॉक लिया और रूम के अंदर आ गया, और उसने T1 ने, जो जॉब का पहला ट्रेनर, उसने जावा पढ़ाना शुरू कर दिया। T2 आया यहाँ पे, उसने देखा लॉक अवेलेबल नहीं है। लॉक अवेलेबल नहीं है तो कहाँ जाएगा? इस थ्रेड का वेटिंग रूम खोजेगा। वो देखेगा इस थ्रेड का, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का वेटिंग रूम खोजेगा। इस ऑब्जेक्ट का वेटिंग रूम यहाँ पे है, तो T2 यहाँ पे आ गया। अब ये वेट करेगा लॉक का, लॉक का, लॉक का, लॉक का। T3 भी आया यहाँ पे। T3 ने देखा, अरे यार लॉक नहीं है, तो T3 भी कहाँ जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है, T3 भी यहाँ पे आ गया। ओके, अब मैं जावा पढ़ा रहा हूँ, मैंने जावा पढ़ाई, थोड़ी देर पढ़ाई, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा दिया। स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होने लगे, उन्होंने कहा कि ब्रेक चाहिए, लंच ब्रेक चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 1 घंटे के लिए हमारा लंच ब्रेक। ओके, तो अभी जब हम 1 घंटे के लिए, मुझे इस रिसोर्स को यूज नहीं करना है, राइट? क्योंकि मुझे 1 घंटे के लिए इस रिसोर्स को यूज नहीं करना है, तो बेटर ये होगा कि मेरा मेथड तो खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी वापस इस मेथड को रन करना है। ठीक है, बट मैं थोड़ा ब्रेक चाहता हूं। ओके, तो अब 1 घंटे का ब्रेक है, तो बेटर ये है ना कि मैं लॉक को जो है, जो इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में, उनको मैं बता दूं भाई, अगर आप लोगों को जो है 1 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप आइए और यूज कर लीजिए। और हो सकता है इनका 1 घंटे का काम ना हो सकता, आधे घंटे का ही काम हो, राइट? तो इनको बताने का तरीका क्या है? ठीक है, या जो है ऑब्जेक्ट
को रिलीज करने का तरीका क्या है? आई मीन सॉरी, लॉक को रिलीज करने का तरीका क्या है? ठीक है, वो तरीका है वेट। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, ठीक है, ये एक्चुअली T1 वेट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट डॉट वेट होगा। ठीक है, ओके। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है मैंने वेट मेथड को कॉल किया। ठीक है, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड कॉल किया, क्या होगा? मैं जो है इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है यहां पे आ जाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है मैं वहां पे जाऊंगा, यहां पे नहीं जाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में नहीं जाऊंगा, या और भी मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है मैं वहां पे जाऊंगा। ओके, अब मैं यहां पे हूं और मैंने की को यहां पे रख दिया। अब मैं यहां पे चला के 1 घंटे का ब्रेक लेने के लिए, मतलब मैंने अपने काम को सस्पेंड कर दिया। ओह सॉरी, ये यहां पे नहीं जाऊंगा, या वेयर इट इज, एक और है हमारा वेटिंग। कहाँ गया मेरा? वेयर इट इज T1, यहाँ पे जाऊंगा। ब्लॉक बोलते हैं इसको। ओके, मैं यहाँ पे चला गया। ये मेरा वेटिंग रूम है। ठीक है, ये वेटिंग रूम और ये वेटिंग रूम एक्चुअली अलग अलग है। ठीक है, इसे कहा जाता है वेटिंग रूम और इसे कहा जाता है ब्लॉक रूम। बट ये भी काइंड ऑफ वेटिंग रूम ही है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए वेटिंग रूम बोल दिया। जब आपका कोई भी थ्रेड लॉक ना मिलने की वजह से वेटिंग रूम में जाता है तो एक्चुअली इसे थ्रेड की टर्मिनोलॉजी में ब्लॉक रूम कहा जाता है, कि हम बोलते हैं थ्रेड हमारा ब्लॉक हो गया। इसे अभी ब्लॉक रूम बोलते हैं और ये हमारा वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम, ओके। T1 यहाँ पे आ गया, लॉक अवेलेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को कॉल किया था, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है, ठीक है, वहां पे चला गया। मैं यहाँ पे आ गया। ये जो इसका की था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, लॉक का की यहाँ पे रख दिया। जैसे मैंने उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखा, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ पे सेंड किया? इस ब्लॉक रूम के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वेटिंग थ्रेड्स हैं सबको सिग्नल पहुंच गया कि हाँ भाई चलो, लॉक की आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे, रैंडमली इनमें से कोई किसी एक को लॉक मिल जाएगा। जिसको भी लॉक मिलेगा वो रूम के अंदर आ जाएगा। नाउ से सपोज T2 को मिला, ओके, T2 अंदर आ गया लॉक लेकर के, लॉक और की लेकर के। T3 को नहीं मिला तो T3 वापस से कहाँ चला जाएगा? इस ब्लॉक स्टेट के अंदर चला जाएगा, जिसे ब्लॉक रूम कहते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे वेट करेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर देखिए दोस्त, T1 ने क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड कॉल किया तो T1 कहाँ चला गया? वेटिंग रूम के अंदर। और T3 को लॉक नहीं मिला इसलिए वो ब्लॉक रूम के अंदर चला गया। ओके, इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जो 3 थ्रेड्स हैं, T1 जो है उसको लॉक मिला तो वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, उसके इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहा है। T1 ने जो है पहले उसके पास लॉक था और वो काम कर रहा था, बट उसको ब्रेक लेना था, तो उसने क्या किया था, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड कॉल किया। तो उसने लॉक को रिलीज करके इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में गया है। और T3 को क्योंकि लॉक ही नहीं मिला, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक स्टेज में आ गया है। याद रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग से एक वेटिंग रूम रहेगा, अलग से एक ब्लॉक रूम रहेगा। ब्लॉक में वो कब जाएगा? जब उसको वो उस ऑब्जेक्ट उस क्लास रूम तक आएगा, बट उसको की नहीं मिलेगी तो वो ब्लॉक रूम में चला जाएगा। जब जो है थ्रेड लॉक लेकर के, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉक लेकर के ये जो वेट मेथड को हमने कॉल किया है, जब वेट मेथड को कब कॉल करूंगा? जब मेरे पास पावर होगी, मेरे पास की होगी, तभी तो मैं वेट मेथड को कॉल करूंगा, राइट। इसके अंदर मैं गया, मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, मैंने बोला कि ओहो काफी थक गया अभी क्लास लेते लेते, अभी चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं।
तो मैं क्लास के अंदर हूँ। क्लास के अंदर हूँ मतलब क्या है, मेरे पास की होनी चाहिए, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो T1 यहाँ पे आ गया। अब T2 ने जो है अपना क्लास खत्म की, 30 मिनट्स की से सपोज इनकी क्लास थी, या 1 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे की क्लास थी, इनकी क्लास खत्म हो गई, यहाँ से चले गए। ये T2 तो एकदम बाहर चले गए अपना काम खत्म करके, और यहाँ पे इन्होंने लॉक को ऐसे यहाँ पे रख दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने लॉक को अवेलेबल कर दिया। लॉक जैसे यहाँ पे अवेलेबल हुआ, यहाँ पे सिग्नल गया, यहाँ पे T3 जो है ब्लॉक स्टेट के अंदर थे, T3 आए, उन्हें लॉक मिल गया। उन्होंने क्या किया, अंदर चले आए। अब T3 ने जो है अपनी क्लास डिलीवर करना स्टार्ट किया। T3 ने भी अपनी क्लास खत्म कर ली, और वो भी चले गए शाम को। T3 का भी काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि T1 बेचारा जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को कॉल करके वेटिंग रूम में गया था, वो अभी भी वेटिंग रूम में ही है। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई थ्रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को कॉल करता है, तो वो उसके वेटिंग रूम में जाता है, और वो लाइफ टाइम वो उस वेटिंग रूम में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वो इस वेटिंग रूम में ही पड़ा रहेगा अनटिल अनलेस कोई दूसरा थ्रेड इस ऑब्जेक्ट का लॉक लेकर के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट का लॉक लेकर के नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल ना करें। नहीं, नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, एक्चुअली ये T2 और T3 को ये काम करना चाहिए था जब वो यहाँ पे आए। ठीक है, अब ये जो वेट मेथड है, ये तो आधा काम करके चला गया था यहाँ पे, बट T2 और T3 जो थे, इन्होंने तो अपनी पूरी क्लास खत्म की। मेथड के एंड में एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था दिस मतलब यही वाला ऑब्जेक्ट होगा, डॉट नोटिफाई। अगर ये होता तो क्या होता, T2 या T3 इसने किया दिस डॉट नोटिफाई, यानी ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई। तो जब ये मेथड कॉल होता है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये मेथड कॉल की वजह से यहां पर एक सिग्नल जाएगा इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में, जो कि क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चलिए चलिए बाहर निकलिए। और ये सारे के सारे जो आपके थ्रेड्स हैं कहाँ चले जाएंगे, रनेबल में। T1 जो भी है, T1 जो है, T2 T3 जितने भी वेटिंग रूम में, वो रनेबल में चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में है, ठीक है, तो वो तब तक वेटिंग रूम में रहेगा जब तक कि कोई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट का लॉक लेकर के ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई मेथड को कॉल नहीं करता। राइट, वो वेटिंग में रहेगा। ठीक है, उस वेटिंग से लाने का तरीका वो मैंने भी आपको बताया। अब आप में से बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। गलती वो करते हैं, उन्होंने से सपोज देखा T1 जो है वेटिंग में है, उनको ये तो समझ में आता है कि T1 वेटिंग रूम में वेट कर रहा है बेचारा। ठीक है, अब वो T1 जो है इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में, राइट, वो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट का लॉक लेते हैं। ठीक है, T2 जो है से सपोज इस T2 के पास इस ऑब्जेक्ट का लॉक है, और इसके ऊपर जो है नोटिफाई मेथड को कॉल कर देते हैं। T2 थ्रेड ने के पास जो है इस ऑब्जेक्ट का लॉक है। ओके, T2 के पास इस ऑब्जेक्ट का लॉक है, तो क्या करते हैं, T2 से नोटिफाई करवा देते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो दोस्त, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई मेथड को कॉल किया, तो वो जो सिग्नल है कि भैया चलो लॉक अवेलेबल होने वाला है, तुम जो है रनेबल में पहुंच जाओ फटाक से, वो कहाँ जाएगा,
इसके वेटिंग पूल में जाएगा ना, राइट। अब इसके वेटिंग पूल में गया सिग्नल, बट यहाँ पे तो कोई जो है वेटिंग में नहीं है ना। अब यहाँ पे कोई वेटिंग में नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये T1 तो अभी भी बेचारा यहीं पे पड़ा रह जाएगा ना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने सीखी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहला ये है कि सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। पहला, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग से ब्लॉक रूम होता है और उसका एक अपना अलग से वेटिंग रूम होता है। जब किसी थ्रेड को लॉक नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट का, तो थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के ब्लॉक रूम में जाते हैं। ठीक है, जैसी लॉक अवेलेबल होता है ऑब्जेक्ट का, वो ब्लॉक से बाहर आकर के रनेबल में पहुंच जाते हैं, और जो भी रनेबल से पहले आएगा, रनिंग में जाएगा, वो उसका लॉक ले लेता है और लॉक लेके अंदर चला जाता है। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड है। वो है आपका वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल। ये तीनों मेथड्स को कॉल करने के लिए थ्रेड को ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ता है। ठीक है, कोई भी थ्रेड अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ये हमारे T1 T2 थ्रेड थे, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें इस ऑब्जेक्ट का पहले लॉक लेना पड़ेगा, जैसा मैंने भी आपको बताया। ओके, जब आप नोटिफाई मेथड को कॉल करते हैं, ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई मेथड को कॉल किया, तो सिग्नल सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई मेथड को कॉल किया तो इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में जाएगा। यहाँ पे कोई थ्रेड अगर वेटिंग रूम में है, इस ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में है, और आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई मेथड को कॉल किया, सिग्नल आपका यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा। ठीक है, अब आइए इस चीज को जावा में समझते हैं। ओके, अपन ओके, एक काम और करते हैं, यहाँ पे थ्रेड्स के नाम लिखते हैं, नाम सेट कर देते हैं, तो हमें समझाने में आसानी होगी। T1.set
देखिए ओके, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए y जो है 2 बार प्रिंट हुआ, ठीक है? क्यों y 2 बार प्रिंट हुआ? सॉरी, y की वैल्यू जो है 2 बार प्रिंट हुई है, और यही नहीं, इसकी 0 और 1 प्रिंट ही नहीं हुई वैल्यू, ठीक है? 0 और 1 जो है प्रिंट ही नहीं हुआ है, ओके? अबे 0 और 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? आप इसको अगर खुद से ट्राई करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, ओके? 0 क्यों नहीं प्रिंट हुआ वो तो ठीक है, बट 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? ठीक है, देखो मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, बट अगर आप इसको जो है डायग्राम बना करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। देखो, मैं ये नहीं बता सकता कि यही हुआ होगा, बट मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। इस केस में देखो कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। आप देखो, आपके T1 और T2 दोनों थ्रेड के पास एफ ऑब्जेक्ट है, यानी क्या है, कॉमन रिसोर्स है। एफ हमारा कॉमन रिसोर्स है, सेम ऑब्जेक्ट ही दोनों थ्रेड के पास है, सेम ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड के पास है, यानी कॉमन रिसोर्स है। अब क्योंकि कॉमन रिसोर्स है तो हमें, अगर हम एक पैटर्न चाहते हैं तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अदरवाइज रैंडमली थ्रेड शेड्यूलर किसी भी थ्रेड को सेलेक्ट करेगा और वो बीच में जो है हपाजेटली रन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए हो रहा होगा। T1 डॉट स्टार्ट कॉल हुआ होगा, T1 डॉट स्टार्ट जब कॉल हुआ, ओके, सो इस केस में मुझे लगता है क्या हुआ होगा कि आपका सबसे पहले मोहित थ्रेड का रन मेथड कॉल हुआ। मोहित थ्रेड का रन मेथड कॉल हुआ। मोहित का जब रन मेथड कॉल हुआ तो उसने जो है वो यहाँ पे क्या, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया उसने। ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने y प्लस प्लस किया। y प्लस प्लस करने का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। अभी 0 की y की वैल्यू 1 हो गई, और आपका जो मोहित है थ्रेड, वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करता कि उससे पहले थ्रेड शेड्यूलर ने उसको रनिंग स्टेट से बाहर निकाल दिया और अमित को रनिंग में ले आया। अब अमित को रनिंग पे ले आया तो अमित ने भी सबसे पहले क्या किया, रन मेथड को कॉल किया, ठीक है? रन मेथड को कॉल किया, यहां पर आया, वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, वो यहां पर आ गया। अब मोहित इस y की वैल्यू क्या सेट करके गया था, 1। अमित जब आया तो उसे y की वैल्यू क्या मिली, 1, उसने y प्लस प्लस किया तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस प्लस करके, राइट? और अमित ने फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, तो अमित ने जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो उसे y की क्या वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली, 2, ठीक है? यहां पे हो सकता है ऐसा हुआ, राइट? तो प्रॉब्लम है, हमारा कुछ पैटर्न नहीं रह जाएगा, कभी कोई आउटपुट आएगा, कभी कोई आउटपुट आएगा। देखो, इस शेयर्ड रिसोर्स को अगर जो है 2 थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं तो इस टाइप के आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है? देखिए इस बार एकदम ही अलग आउटपुट आया, राइट? सो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज करना पड़ेगा ताकि हमारे जो दोनों थ्रेड्स हैं वो 1 बाय 1 एक एक करके जो है इस रिसोर्स को यूज करें, एक्सेस करें, और उस तरीके से एक्सेस करें जैसा हम उनको चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन रिसोर्स है, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, और वो दोनों थ्रेड्स और तीनों थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें अभी यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ओके? सो ये देखिए,
तो अगर हम एक फिक्स पैटर्न के साथ इस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो थ्रेड्स हैं वो एक-एक करके प्रॉपर तरीके से इसको एक्सेस करें, तो हमें इसके आगे जो है हमें इस मेथड को सिंक्रोनाइज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है? हमें इस मेथड को सिंक्रोनाइज़ बनाना पड़ेगा। तो सिंक्रोनाइज़ बनाने के लिए हमें इसके आगे सिंक्रोनाइज़ कीवर्ड लगाना पड़ता है। अब जैसे ही आपने इस इंस्टेंस मेथड के आगे सिंक्रोनाइज़ कीवर्ड लगाया, आपने जितने भी थ्रेड्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर सबको क्या बोल दिया? आपने बोला कि भैया अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हो, ठीक है? अब क्योंकि आपका जो रन मेथड है, वो इंस्टेंस मेथड है, ठीक है? तो आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस मेथड को कॉल करोगे, आपको उस ऑब्जेक्ट का पहले लॉक लेना पड़ेगा। लॉक लोगे, तब इस मेथड के अंदर घुस पाओगे, ठीक है? अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए, अभी आउटपुट क्या है? अमित ने पहले इसको 51 टाइम्स तक इंक्रीमेंट किया, इसके बाद मोहित ने इसको इंक्रीमेंट किया। अब कितनी बार भी आप रन कीजिए इसको, ठीक है? आउटपुट आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है मोहित पहले रन कर जाए, अमित बाद में करे, हो सकता है अमित पहले करे, मोहित बाद में करे। लेकिन मोहित एक बार जब एंटर करेगा, तो वो पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा रन मेथड की। इसके बाद ही वो कोई दूसरा इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इस केस में भी अमित ही पहले गया है। इस केस में भी अमित ही पहले गया। अभी आपने देखा। अब चलिए इसको समझते हैं इस प्रोग्राम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको समझाता हूँ सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम करता है रियल वर्ल्ड में, राइट? बट आपने इस प्रोग्राम से समझ लिया होगा शायद कि देखिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आप सोचेंगे ही तभी जब आपके पास जो है शेयर्ड रिसोर्स हो, ठीक है? और शेयर्ड रिसोर्सेज को ही थ्रेड से बनाया जाता है, राइट? जब मतलब हमारा रिसोर्स है, रिसोर्स यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। जो हमारा ऑब्जेक्ट और अगर मैं आपको और प्रिसाइसली बोलूँ, ऑब्जेक्ट ही नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जब आप उनको जो है सिक्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उनकी वैल्यूज़ को मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ मॉडिफाई करें हैपेजेटली और अनप्रिडिक्टेबल मैनर में, तो आप सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। आइए, अब हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे और ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सो सबसे पहले आपका स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है? ये स्टैक आपका जो है किसके लिए क्रिएट हुआ? मेन थ्रेड के लिए क्रिएट हुआ है। ओके, सो मेन थ्रेड जो है आपको पता है, सबसे पहले जो है मेन मेथड को कॉल करेगा। मेन मेथड कॉल करने के बाद आपका जेवीएम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करेगा? वो एक फू का ऑब्जेक्ट बनाएगा। इस फू के अंदर एक इंस्टांस वेरिएबल है जिसका क्या नाम है? y, देख लीजिए, और उसकी वैल्यू क्या है? 0। इसके बाद क्या है? इसका रेफरेंस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? f के अंदर। सो नाउ से सपोज इसका रेफरेंस जो है वो है 0 1 1।
ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा F1 इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या किया देखिए, आपने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर f का रेफरेंस पास किया है। ठीक है, सो ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, इसके अंदर जो है कुछ तो एक रेफरेंस होगा जो इस f रेफरेंस को होल्ड करके रखेगा। सो कोई भी एक रेफरेंस होगा जहाँ पे क्या पड़ा होगा 0 1 0, दैट मीन्स ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और इसका खुद का रेफरेंस कहाँ जाएगा, T1 के अंदर। से सपोज दैट इज 1 1 1, तो हम कहेंगे हमारा जो T1 है वो इसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर, जिसका इसका रेफरेंस कहाँ जाएगा, T2 के अंदर। से सपोज दैट रेफरेंस इज 0 0 1, और हम कहेंगे T2 इसको रेफर कर रहा है और यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0, तो हम बोलेंगे ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सो आपके देखिए दोनों ही थ्रेड की जो ऑब्जेक्ट बने हैं थ्रेड क्लास के, उनके पास इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ओके, फिर सेट नेम आपने कॉल किया। सो आपने जो है T1 के अंदर क्या सेट किया, इसके अंदर अगेन कोई तो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, ठीक है, जहां पर पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, अमित, और दूसरे के अंदर होगा मोहित, राइट। समझ लीजिएगा, इतना मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं। फिर क्या हुआ, T1 डॉट स्टार्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। जब आप T1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका JVM एक स्टैक क्रिएट करेगा। किसके लिए, T1 थ्रेड के लिए। T1 थ्रेड का मतलब अमित के लिए। और दिस इज योर थ्रेड शेड्यूलर, दिस इज योर running state, and this is your running state। T1 को यहाँ पे डाल देगा और रनिंग स्टेट में भी कौन है दोस्तों, मेन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपका एक और स्टैक क्रिएट होगा, ठीक है। ये स्टैक किसके लिए क्रिएट हुआ, T2 के लिए। और T2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। सो ये इस तरीके से हो गया। फिर आपका जो है, अब अगेन देखिए अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है मेन को जो आपका थ्रेड शेड्यूलर यहाँ से बाहर रनिंग से लाके मेन रनेबल में डाल दे, या T1 को जो है रनिंग में डाल दे, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मेन मेथड आगे जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब आपका मेन मेथड इस स्टेटमेंट पे आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या प्रिंट होगा आपका, एंड ऑफ मेन, जो कि आपका ये है। ठीक है, एंड ऑफ मेन हो गया। अभी एंड ऑफ मेन प्रिंट हुआ, सो आपका JVM इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब आपका JVM इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हुआ, आपका मेन मेथड खत्म। मेन मेथड खत्म मतलब ये आपका स्टैक जो है डिलीट हो जाएगा।
मेन मेथड खत्म हो गया, ये रनिंग से बाहर आ गया। अब ये रनिंग से बाहर आ गया तो हमारा रनिंग स्टेट खाली हो गया। अब थ्रेड शेड्यूलर इनमें से किसी भी, ठीक है, इनमें से किसी भी थ्रेड को पकड़ लेगा और उसको रनिंग में ले आएगा। इस केस में एक्चुअली T1 जो हमारा था, जो अमित है, उसको थ्रेड शेड्यूलर ने कहा कि भाई आप चलिए और रनिंग में आ जाइए। रनिंग में आ जाइए। T1 रनिंग में गया। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई थ्रेड पहली बार रनिंग स्टेट के अंदर आता है तो वो सबसे पहले जो है क्या करता है, सबसे पहले रन मेथड को कॉल करता है। ओके, अब रन मेथड को कॉल करने के भी दो रूल हैं। ये T1 जो आपका थ्रेड है वो जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, वो जिस ऑब्जेक्ट का थ्रेड है, तो T1 जो किस ऑब्जेक्ट का थ्रेड है, इस ऑब्जेक्ट का थ्रेड है, राइट। ये T1 का है और ये वाला आपका T2 का है, ये वाला है ना, ऐसा ही है। वो चेक करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमारा थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई रनेबल का रेफरेंस है या नहीं। अगर वो रनेबल का रेफरेंस है तो वो उस रनेबल के रेफरेंस के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल करता है। बट अगर इसके अंदर रनेबल का रेफरेंस नहीं होता है तो वो अपने ही ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल करता है। बट इस केस में T1 जो हमारा अमित ऑब्जेक्ट है, अमित थ्रेड है, उसके पास देखो रनेबल का रेफरेंस है, रनेबल का ऑब्जेक्ट है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल करेगा, राइट। तो उसने बोला ठीक है भाई, रन मेथड को कॉल कर देते हैं। रन मेथड को उसने कॉल किया। जैसे वो रन मेथड को कॉल करने के लिए गया, उसने देखा वो तो भैया सिंक्रोनाइज्ड है, राइट। वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड है इसका मतलब क्या है, रन मेथड के अंदर घुसने से पहले, ठीक है, आपको लॉक लेना पड़ेगा। इस बार जो है T1 थ्रेड जो है कॉल करना चाहता है इस रन मेथड को इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे इस ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ेगा। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का लॉक यहीं पे अवेलेबल था, किसी ने लिया नहीं था, तो T1 तो हैप्पी, उसने बोला वाह, लॉक तो अवेलेबल है यहीं पे। वो क्या करेगा, इस लॉक को ले लेगा और लॉक ले लिया T1 ने और रन मेथड को कॉल कर देगा। रन मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे आपको पता है दिस आएगा और इस दिस के अंदर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, इसी ऑब्जेक्ट का लॉक लिया गया और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल किया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, 0 1 0 0 1 0। तो हम कहते हैं ये दिस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। T1 के पास लॉक है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, एक्स एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि हमेशा थ्रेड सेफ होगा। इसे थ्रेड सेफ बनाने की जरूरत नहीं होती लोकल वेरिएबल्स को, देख लीजिए। कंडीशन सेटिस्फाई y प्लस प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो y की वैल्यू जो 0 थी, ये जो y है दोस्तों, ये कौन सा y है, ये दिस डॉट y है, राइट। पहली क्लास में जब हमने पढ़ाया था आपको तो बता दिया था, ये दिस डॉट y है। सो दिस जिसको रेफर कर रहा है उसके y के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो, तो इसकी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1। अब आपका जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो उसका नाम और y की वैल्यू, नाम और y की वैल्यू अमित और 1 प्रिंट हो गया। ओके, फिर ये आएगा आपका x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगेन 1 हो गई। फिर y प्लस प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर प्रिंट हुआ आपका 2, राइट।
2 प्रिंट हो गया। नाउ से सपोज, ठीक है, से सपोज ये जो आपका थ्रेड शेड्यूल है, इसने बोला कि T1 बेटे तुम्हारा बहुत हो गया, तुम निकलो रनिंग से बाहर और हम T2 को रन करेंगे अब। ऐसा हो सकता है, राइट, और ऐसा होगा, ऐसा हुआ जरूर होगा इस एग्जीक्यूशन के अंदर भी, बट आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, T1 रनिंग से बाहर आएगा, कहाँ पे आएगा, रनेबल में। T2 जब रनिंग से बाहर, T1 था ना यहाँ पे, हाँ, T1 जो है रनिंग से जब बाहर आएगा रनेबल में, तो वो लॉक लेकर के आएगा। ये लॉक लेके यहाँ पे आ गया T1। इसने बोला T2 मास्टर तुम जाओ रन करो। T2 रनिंग में आ गया, T2 रनिंग में आया। अब पहली बार T2 रनिंग में आया है। अब क्योंकि T2 पहली बार रनिंग में आया है, वो क्या करेगा, क्या करेगा बताइए? उसको रन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ओके, वो रन मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि T2 जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट है उसके पास भी रनेबल का ऑब्जेक्ट है, तो वो उस रनेबल के ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल करेगा। उसने बोला ठीक है भैया मैं कॉल कर देता हूँ, कॉल करता हूँ रन मेथड को। वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल करेगा, वो यहाँ पे जाएगा। उसने देखा यार ये रन मेथड तो सिंक्रोनाइज्ड है, इसका मतलब मोहित ने ऐसा बोला यार रन मेथड तो जो मेरे अंदर ऑब्जेक्ट पास किया गया है उसका जो रन मेथड है वो तो सिंक्रोनाइज्ड है, इसका मतलब मुझे जो है ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ेगा। तो मोहित ने बोला ठीक है लॉक ले लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट के पास गया, इस ऑब्जेक्ट के पास, उसने देखा यार लॉक तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। मोहित ने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, लॉक ही अवेलेबल नहीं है, बताओ, गजब है। तो मोहित तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं मिला, तो क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेनर्स को T2 या T3 को, किसी भी ट्रेनर को जब रूम का लॉक नहीं मिला था तो कहाँ गए थे, उस रूम का जो ब्लॉक स्टेट है, ब्लॉक रूम में, ब्लॉक रूम। तो मोहित भैया हमारे T2 कहाँ चले गए, ब्लॉक रूम में। क्यों, क्योंकि उन्हें इस ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं मिला और वो इसी ऑब्जेक्ट के ब्लॉक रूम में गए हैं, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का तो लॉक अभी भी अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट का भी लॉक अवेलेबल है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लॉक अवेलेबल है, बट T2 को इस ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए और इसका अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इस ऑब्जेक्ट के ब्लॉक रूम में चले। अब क्या होगा, रनिंग स्टेज खाली हो गई। सो थ्रेड शेड्यूलर बोलेगा भैया अब T1 अब तो सिर्फ तुम हो। T1 यहाँ पे आएगा वापस से रनिंग स्टेट में लॉक के साथ, और वो पूरी एग्जीक्यूशन को ख़त्म करेगा, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं रनिंग के लिए, राइट। अब कोई रनिंग के लिए होता तो फिर कुछ तो होता, और वही होता जो आपको पता है। अब T1 पूरी फंक्शनैलिटी को अपना ख़त्म करेगा, ये 50 बार इस लूप को रन करेगा। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 50 बार रन करने के बाद इस लूप से बाहर निकलेगा, फिर रन मेथड से बाहर निकलेगा। क्योंकि वो रन मेथड से जब बाहर निकल गया, तो जैसे जब मेन मेथड से बाहर निकलता है तो खत्म हो जाता है, तो कोई दूसरा थ्रेड रन मेथड से जब बाहर निकलता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब क्योंकि T1 जो है रन मेथड से बाहर निकल गया, खत्म हो गया, उसने उस एग्जीक्यूशन खत्म कर दी, तो वो ऑब्जेक्ट का लॉक रिटर्न कर देगा। सो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट का लॉक आ गया, इस ऑब्जेक्ट के पास देखिए ऑब्जेक्ट का लॉक मिल गया, ये है उसकी की मिल गई। जैसे ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट का लॉक अवेलेबल हुआ, एक सिग्नल उसके ब्लॉक रूम में गया, भैया लॉक अवेलेबल है तुम आ लो बस। T2
ब्लॉक से कहाँ जाएगा? रनेबल में जाएगा, ध्यान रखिएगा। ब्लॉक से कहाँ गया? रनेबल में। अब थ्रेड शेड्यूलर उसको जब भी सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और इस केस में तो इसी को सेलेक्ट करेगा, टी को ही, T2 को ही, क्योंकि जो है और कोई थ्रेड है ही नहीं रनेबल में। सो ये तो खत्म हो गए हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। T2 सेलेक्ट होगा, T2 कहाँ जाएगा आपका? रनिंग स्टेज के अंदर, यहाँ पे आएगा। वो लास्ट टाइम ब्लॉक में चला गया था जब वो रन मेथड को कॉल कर रहा है, क्योंकि उसको लॉक नहीं मिला था ऑब्जेक्ट का। इस बार वो फिर से रन मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगा। वो देखिएगा यार रन मेथड को कॉल करना है, सिंक्रोनाइज है, यानी ऑब्जेक्ट का लॉक लेना है। ऑब्जेक्ट के पास जाता है, वो देखता है अरे यार लॉक इस बार अवेलेबल है, वेरी गुड, मस्त, जबरदस्त, ओके। और वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का लॉक ले लेगा और रन मेथड के अंदर आ जाएगा, ओके। सो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? आपका स्टैक के अंदर रन मेथड आएगा, यहाँ पे दिस आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? इसका रेफरेंस 0, ओह सॉरी, इस दिस के अंदर क्या आएगा दोस्तों? इसके ऊपर रन मेथड को कॉल किया गया था ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, रनेबल के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इस थ्रेड के अंदर पास था, T2 थ्रेड के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0, यानी ये जो दिस है ये इसको रेफर करेगा। फिर यहाँ पे x लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा, जिसके अंदर क्या होगा? 0, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये वाली, अंदर आया y++। अब पहला वाला जो थ्रेड था वो y को जो है, y की वैल्यू को जो है 51 करके छोड़ के गया था। जब ये भैया आएंगे मोहित, T2 जो थ्रेड है, वो देखेगा y की वैल्यू क्या है? 51। उसने उसको प्लस प्लस किया तो क्या हुआ? ये 52 प्रिंट कर देगा वो 52। अब क्योंकि और कोई थ्रेड है नहीं, तो ये थ्रेड शेड्यूलर इस टी को ही रन करने का पूरा मौका दे देगा, ओके। इसे रन करता चला जाएगा, ओके। सो ये रन करता रहेगा और रन करेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, और लॉक अपने पास रखेगा। T2 जो है अपने पास लॉक रखेगा इस ऑब्जेक्ट का, तब तक इसको रन करेगा जब तक कि रन मेथड खत्म नहीं होता। जब रन मेथड खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म, सब कुछ बंद हो जाएगा, ओके। सो ये यहाँ पे आपने देखा ब्लॉक स्टेज कैसे काम करती है, कैसे जो है थ्रेड्स ऑब्जेक्ट का लॉक लेते हैं, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं ओके। अब हम देखेंगे वेट मेथड के बारे में कि वेट कैसे काम करता है, ओके। वेट मेथड पे देखिए एक्सेप्शन आ रही है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके। तो इसको जो है ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से। देखिए हमने इसको जो है ट्राई कैच के अंदर डाल दिया, ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे? अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। वाह, एक्चुअली कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को ऊपर लेके जाते हैं, कुछ तो प्रिंट हो, ऐसा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ प्रिंट हो जाए, ओके। देखिए आउटपुट आया। अगर आप ध्यान दें, पहली बात तो आपका आउटपुट ये आया, जो कि थोड़ा सा अलग है।
और वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा क्यों आया ये मेन जो है, क्यों बाद में एंड हो रहा है। जेबीएम अभी भी रन हो रहा है, देखिए, ठीक है। आपका जो जेबीएम है वो अभी भी रन हो रहा है, देखा आपने? क्यों? जेबीएम का इंस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, जेबीएम अभी भी रन हो रहा है, वेटिंग पे है जेबीएम आपका। चलिए देखते हैं क्यों। सो what happened? ओके, चलिए देखते हैं फटाफट इसको भी। मेन मेथड कॉल हुआ, ये किसका स्टैक है? मेन थ्रेड का। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आपका, वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ओके, इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? y। इसके अंदर क्या वैल्यू होगी? 0। ओके, इसका जो है रेफरेंस कहाँ गया? y के अंदर, सॉरी f के अंदर। इसका जो है से सपोज 011 है, सो ये इसको रेफर कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर 011 होगा। इसका रेफरेंस यहाँ पे होगा, से सपोज T1 के अंदर दिस इज योर 111 बोलेंगे, इसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, सेम 011, सो ये भी इसी को रेफर करेगा। ये आपका T2 101 हम बोलेंगे आपका T2 इसको रेफर कर रहा है। फिर जब ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा अमित, यहाँ पे हो जाएगा मोहित। इसके बाद T1 डॉट स्टार्ट। अभी आपका जब T1 डॉट स्टार्ट करेंगे आप तो क्या होगा? ये होगा और शेड्यूलर है यहाँ पे, ये है दिस इज योर रनिंग, दिस इज योर रनेबल। ओके, यहाँ पे आपका अभी मेन है और यहाँ पर ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपका जो है कौन आ जाएगा? T1। T2 पे आ जाइए। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? आपका एक और कॉल स्टैक क्रिएट हो गया, ठीक है। ये कॉल स्टैक T1 के लिए है, ये कॉल स्टैक T2 के लिए है। ओके, अभी क्या होगा? मैं आउटपुट निकालता हूँ एक बार। यहाँ तक तो ये ऐसा ही चला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
ये देखिए आउटपुट, यहाँ से हम देखेंगे इस वजह से। और T2 भी यहाँ पे होगा ना, रनेबल हो गया वो भी, T2 भी। यहाँ पे अमित और मोहित इस तरीके से हो गए एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या होगा बताइए, नेक्स्ट क्या होगा? Okay, 1 second. This is my diagram. Okay, there you go. Oops, I'm sorry. I got distracted. ओके, सो ये स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद एक्चुअली आपके प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है, इस बार जो हमने रन किया था, तो आपका जो थ्रेड शेड्यूलर है उसने क्या किया, मेन को इधर से बाहर निकाल दिया, मेन को वो लेके आया रनेबल में, ठीक है, और उसने T1 को कहाँ डाल दिया, रनिंग के अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, T1 को उसने रनिंग के अंदर डाला। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो T1 यहाँ पे नहीं है, T1 यहाँ चला गया। ओके, T1 जैसे रनिंग में गया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रनिंग में आया है, तो वो क्या करेगा, वो रनेबल का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, उसके ऊपर रन मेथड को कॉल करेगा। रन मेथड को कॉल करने को गया, अभी वो जब रन मेथड को कॉल करने के लिए गया तो क्या हुआ, उसने देखा रन मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। अब क्योंकि वो रन मेथड जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड है, ओके, क्या होगा, क्या होगा, उसको जो है रन मेथड को कॉल करने से पहले रन मेथड को जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया गया है उसका लॉक लेना पड़ेगा। सो क्योंकि इस लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड को कॉल किया गया है और इसका लॉक अवेलेबल है, तो T1 इसका लॉक लेगा और रन मेथड को कॉल कर देगा। ओके, सो ये रहा आपका, देखिए रन मेथड इस तरीके से कॉल होगा। यहाँ पे दिस है, इस दिस के अंदर क्या आ जाएगा, 011, यहाँ पे तो क्या होगा, ओके, यहाँ पे होगा 011। हम बोलेंगे हमारा जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ओके, अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्स लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर क्या है, 0, कंडीशन सेटिस्फाई, वाई, ये वाई कौन सा है, ये दिस डॉट वाई है, यानी दिस जिसका रेफर कर रहा है उसके वाई को 1 इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा, 1। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट हुआ अमित वाई इक्वल टू 1। वेरी गुड। अभी जो है आपका जो अमित ये है थ्रेड, वो इस स्टेटमेंट में आएगा। इस स्टेटमेंट में अमित ने क्या किया, अमित ने कॉल किया वेट मेथड को, ठीक है।
सो ये वेट मेथड को कॉल करने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि भाई उसका लंच टाइम हो गया ट्रेनर 1 का, जावा के ट्रेनर का, ठीक है। सो जैसे ये वेट मेथड कॉल होगा, जो अमित थ्रेड है वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो वेटिंग रूम है, इस ऑब्जेक्ट का वेटिंग रूम कहाँ पे, ये रहा इसका वेटिंग रूम, ठीक है, वेटिंग रूम, ठीक है। ये ब्लॉक रूम नहीं है, ये वेटिंग रूम है। सो हर एक ऑब्जेक्ट का वेटिंग रूम होता है और हर एक ऑब्जेक्ट का ब्लॉक रूम अलग से होता है। लास्ट टाइम ब्लॉक रूम में गया था, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। इस बार जो है वेटिंग रूम में जा रहा है। वेटिंग रूम में क्यों जा रहा है, क्योंकि वेट मेथड को कॉल किया गया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट मेथड को किसने कॉल किया, T1 ने। T1 ने कैसे कॉल किया, क्योंकि इसके पास लॉक है। बिना लॉक लिए आप जो है वेट नोटिफाई ऑल को कॉल नहीं कर सकते, ओके। सो T1 चला गया आपका वेटिंग रूम में, क्यों, क्योंकि उसने वेट मेथड को कॉल किया और लॉक जो है वापस से यहाँ पर अवेलेबल हो गया इस ऑब्जेक्ट के पास, ओके। अब रनिंग खाली हो गया। सो इस बार जो है रनिंग क्योंकि अवेलेबल है, माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है, आपके थ्रेड शेड्यूलर ने मेन को सेलेक्ट किया। सो आपका मेन यहाँ पर आ गया, ओके। अब मेन जो है नीचे जाएगा और लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो आपका ये एंड ऑफ मेन आएगा और फिर खत्म हो जाएगा। मेन खत्म हो गया तो ये सब कुछ खत्म हो गया, राइट, ये खत्म हो गया। रनिंग स्टेट फिर से अवेलेबल हो गई। अब क्या हुआ, T2 अवेलेबल है, तो थ्रेड शेड्यूलर ने T2 को रनिंग में भेज दिया। T2 जैसे रनिंग में आया, उसने भी क्या किया, रन मेथड को सबसे पहले कॉल करेगा। सो सेम रीजन की वजह से जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, उसने रन मेथड को कॉल किया, ओके। इस बार वो रन मेथड को जब कॉल करेगा तो देखेगा रन सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज है इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड कॉल किया उसका लॉक चाहिए। अरे देखेगा कि यार इसका तो लॉक अवेलेबल ही है, तो T2 खुश हो जाएगा, मोहित एकदम मस्त है, खुश है। उसने क्या किया, रन मेथड कॉल किया और लॉक ले लिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 1 1, तो हम कहेंगे ये इसको पॉइंट कर रहा है और इसका लॉक किसके पास चला गया, T2 के पास। इसका लॉक किसके पास चला गया, T2 के पास, ओके, ऑब्जेक्ट का लॉक। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाइए, x लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा 0, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई y प्लस प्लस। सो y की वैल्यू क्या हो गई 2, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे जो है थ्रेड का नाम क्या होगा मोहित, y इक्वल टू 2। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट आइए, इसने भी क्या किया, दिस डॉट वेट। मोहित भी क्या बोल रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसके वेटिंग रूम में छोड़ दो, पहुंचा दो, मैं वेट करना चाहता हूं और मैं ऑब्जेक्ट का लॉक रिलीज कर दे रहा हूं। तो मोहित ने भी क्या किया, ऑब्जेक्ट का लॉक रिलीज किया, यानी ऑब्जेक्ट को दे दिया और उसके वेटिंग रूम में चला गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हुआ, प्रॉब्लम है ना। अभी रन मेथड की एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुई है, अभी तो 50 बार जो है इसको जो है अमित के लिए एग्जीक्यूट होना है, 50 बार मोहित के लिए एग्जीक्यूट होना है। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट्स, सॉरी दोनों ही हमारे थ्रेड्स वो रनेबल के वेटिंग रूम में पहुंच गए। अब ये यहाँ पे वेट में है और ट्रस्ट मी ये लाइफ टाइम यहाँ पे वेट करते रहेंगे, ये जो है लाइफ टाइम यहाँ पे वेट करते रहेंगे। अगर आप ध्यान दें तो JVM का जो है ये रेड बटन अभी भी ऑन है, ठीक है, मीन्स JVM अभी भी रन हो रहा है। ये दोनों थ्रेड अभी भी वेटिंग में है। अब जब तक कि इनको यहाँ से इस वेटिंग में से नहीं निकाला जाएगा, ये इस वेटिंग से नहीं निकलेंगे। और इनको वेटिंग से निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, नोटिफाई। किसी न किसी को नोटिफाई करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई करना पड़ेगा।
ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी को नोटिफाई करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, आइए अब देखते हैं नोटिफाई कैसे किया जाए। अब जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास देखिए 3 थ्रेड्स हैं, मेन, T1 और T2। T1 और T2 यहाँ पे वेटिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है? और ये वेटिंग में जाएँगे ही जाएँगे हमेशा, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही थ्रेड है जो इनको नोटिफ़ाई कर सकता है, और वो कौन-सा आपका मेन थ्रेड। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये स्टेटमेंट के एग्ज़ीक्यूट होने के बाद मैं मेन को थोड़ा-सा रोकूँगा, ठीक है? जब मेन को रोकूँगा तो मैं T1, T2 को टाइम दूँगा ताकि ये दोनों वापस से जो है रन हो, और जब जैसे ही T1, T2 रन होंगे, वो अगेन वेटिंग में जाएँगे। वेटिंग में जाने के बाद, ठीक है, मैं मेन थ्रेड से इनको नोटिफ़ाई करवाऊँगा। ओके? देखिए कैसे करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या करेंगे? ओके, मैं थोड़ा-सा स्पेस कम कर देता हूँ ताकि पूरा कोड आपको एक साथ दिखाई दे। सो ठीक है, देखिए इंटरप्ट एक्सेप्शन आ रही है, सो इसको हम जो है ट्राई कैच में रखते हैं। डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, और हमें क्या करना है अब दोस्तों, अगर मैं ये करूं T1 डॉट, अच्छा ये मैं सिनेरियो आपको बाद में दिखाता हूँ। मैं भी एक काम करता हूँ, f डॉट नोटिफाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन को मैंने यहाँ पे स्लीप करवाया है, और फिर f के ऊपर मैंने नोटिफाई, मतलब नोटिफाई सिग्नल भेज दिया है। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओह, एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन है? ये देखिए, पहली बात तो देखिए आपका अमित और मोहित बाद पहले रन हुए हैं, ठीक है? अमित और मोहित दोनों ही जो है पहले रन हुए हैं। इसके बाद जो है मेन जब स्लीप से बाहर आया तो उसने तुरंत ही एक्सेप्शन थ्रो कर दी, और देखिए जेबी अभी भी रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमित और मोहित वेटिंग में है, और आपके जेवीएम ने एक एक्सेप्शन थ्रो किया है, और उस एक्सेप्शन का क्या नाम है देखिए, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। ओके, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन का क्या मतलब, ये एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है? ये एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? सो इस एक्सेप्शन का मतलब है, और ये एक्सेप्शन तब आती है जब आपका कोई थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट, नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल करता है बिना ऑब्जेक्ट का लॉक लिए, ठीक है? बिना ऑब्जेक्ट का लॉक लिए। सो इस केस में देखिए, मेन थ्रेड ने f डॉट नोटिफाई मेथड को कॉल किया, ठीक है? बट आपने कहीं पर भी मेन थ्रेड को ये नहीं बोला कि भैया तू f ऑब्जेक्ट का लॉक ले ले, कि f ऑब्जेक्ट का लॉक ले ले, नहीं बोला ना कहीं पे अभी आपने। इस वजह से वो एक्सेप्शन आ रही है। सो काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा।
सो इलीगल मॉनिटर स्टैटिक एक्सेप्शन तब आती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नोटिफाई ऑल कॉल करते हैं बिना ऑब्जेक्ट का लॉक लिए। ओके, अब जैसे आप एक मेथड के आगे अगर सिंक्रोनाइज लगा देते हैं तो वो पूरे मेथड के कोड को रन करने से पहले या उस मेथड को कॉल करने से एक्चुअली पहले थ्रेड को ऑब्जेक्ट का लॉक लेना पड़ता है। यह आपका मेथड को सिंक्रोनाइज करना। उसी तरीके से एक होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेथड के अंदर 50 लाइनें लिखी हुई है लेकिन आप सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन को 3 स्टेटमेंट को ही थ्रेड से बनाना चाहते हैं तो वो 3-4 स्टेटमेंट को आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर लिख करके उसको थ्रेड से बना सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं अपने जेवीएम को कि भाई ये 4 स्टेटमेंट रन करने से पहले आप जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लॉक ले लीजिए। ओके, तो देखिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये आर्गुमेंट टाइप का जो ये ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं या रेफरेंस का नाम लिखते हैं। सो जेवीएम इस ब्लॉक के अंदर घुसने से पहले, जो हाईलाइटर मैंने आपको करके दिखाया, इस ब्लॉक के अंदर घुसने से पहले वो इस ऑब्जेक्ट का लॉक लेता है। तो इस केस में वो किसका लॉक लेगा? एफ का लॉक लेगा। ओके, कौन लेगा? मेन थ्रेड। मेन थ्रेड क्यों लेगा? क्योंकि इस स्टेटमेंट को तो मेन मेथड ही तो मेन थ्रेड ही एग्जीक्यूट करेगा ना। आइए देख लीजिए क्या हुआ। अमित, मोहित, अमित, एंड ऑफ में। ठीक है, पहले अमित एग्जीक्यूट हुआ तो उसने y की वैल्यू को 1 किया और वो कहाँ चला गया? f ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में, डायग्राम के अंदर जैसा मैंने आपको दिखाया था। फिर मोहित रन हुआ। मोहित जब रन हुआ तो उसने y की वैल्यू को 2 किया, 2 को प्रिंट किया और फिर वो उसने इस स्टेटमेंट को कॉल कर दिया। अब इस स्टेटमेंट को कॉल करने की वजह से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट को कॉल करने की वजह से क्या हुआ? मोहित भी कहाँ चला गया? f ऑब्जेक्ट के वेटिंग रूम में चला गया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, एक बार फिर से रन कर देते हैं। आउटपुट थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा चलो खैर। इसके बाद क्या हुआ? अब अमित और मोहित दोनों ही वेटिंग रूम में है। इसके बाद क्या हुआ? आपका जो मेन मेथड है, ठीक है, आपका जो मेन मेथड है, सॉरी मेन थ्रेड है, वो स्लीप से बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने जो है ये करने के बाद जो उसको मेन को तो आपने स्लीप में भेज दिया था। सो मेन थ्रेड आपका स्लीप से बाहर आया। वो जैसे ही स्लीप से बाहर आया, ठीक है, उसने एफ का लॉक लिया क्योंकि एफ का लॉक अवेलेबल है और नोटिफाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके वेटिंग पूल में जो है नोटिफिकेशन सेंड की। अब नोटिफाई मेथड से क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के वेटिंग पूल में जो है 10 थ्रेड्स हैं तो रैंडमली उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वेटिंग पूल से निकल करके रनेबल में आएगा। अगर 10 हैं तो उनमें से एक को ही नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, इस केस में जो है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अमित को गई। ये मोहित को भी जा सकती थी बट यहाँ पे अमित को गई। तो इस तरीके से आइए इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ और ध्यान दीजिए आपका जेवीएम अभी भी रन हो रहा है। चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से।
सो ओके सो मेन थ्रेड ने मेन मेथड को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम, जिसके अंदर y है, जिसके अंदर वैल्यू 0 है। ये f के अंदर 0 1 1 इसको रेफर कर रहा है। फिर एक t ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर 0 1 1 होगा, तो हम बोलेंगे ये इसको रेफर कर रहा है। उसका रेफरेंस कहाँ आएगा? t1 के अंदर इसका रेफर करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक और थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर होगा 0 1 1, हम बोलेंगे इसको रेफर कर रहा है, इसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1, तो हम बोलेंगे T2 ये इसका रेफर कर रहा है।